नमस्कार। आज वर्ल्ड कैंसर डे है। आज के दिन आपको बताएंगे कि कैंसर का इलाज इस देश में कराना कितना मुश्किल है, कितना महंगा पड़ता है, किस तरह की चीजें हैं जिनसे इसमें परेशानी आती है और क्या वो चीजें हैं जिनको अगर हम समझ पाएं ठीक से तो हम सही इलाज तक पहुंच पाएंगे और एक सही खर्च में वो इलाज हम करवा पाएंगे जो सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ इस पर डॉक्टर अंशुमान कुमार जो कि डायरेक्टर है धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के, वो जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अंशुमान बताएंगे कि क्या चीज हम कर सकते हैं, कहाँ से शुरुआत करें और कैसे इसकी सबसे बड़ी चीज जो सबसे बड़ा पहलू होता है किसी भी हेल्थ से जुड़े इशू का, कि उसका खर्च जो सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करता है, तो उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं या उसमें किस तरह से हम समझ के साथ काम करें, ताकि क्योंकि इसमें लंबा इलाज चलता है, ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। तो इस इलाज को कर पाए, सस्टेन कर पाए, पैसा बहुत ज्यादा खर्च ना हो। कौन कौन से वो एरियाज हैं इनमें जिसमें ज्यादा पैसा लगता है, जिसमें अगर हम कुछ तरीका अपनाएं तो शायद कुछ खर्च पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण है और तकरीबन भारत में 8 लाख पेशेंट अगर हर साल आते हैं और इन पेशेंट्स को एड्रेस करना, इनको इलाज मिलना, कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं, किस हॉस्पिटल में आपको सस्ता इलाज मिलेगा, किस तरह से आप इस इलाज को करवा सकते हैं। और जो डेथ टोल है इसमें वो बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन लास्ट जो डिकेड है कोविड वाला जब रहा, 2 साल जो रहे, उसमें भी लोगों ने बहुत सफर किया है। जो इस तरह के पेशेंट्स थे उन्होंने बहुत सफर किया है, उनको बहुत परेशानियां हुई हैं। तो अब क्या वो सब कुछ दूर हो पाया है, क्या उसके बाद अब क्या स्थितियां नॉर्मल हो पाई हैं, ऐसे पेशेंट जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया था उनके लिए क्या है इस वक्त कुछ खास है, ये सब कुछ हम आज इसमें देखेंगे। और कई बार ये भी सवाल उठता है कि ऐसे क्या कारण है जिनसे कैंसर होता है, कैंसर क्यों इतनी जल्दी फैलता है। और कैंसर अक्सर लोगों को जब पता लगता है तो वो बहुत हाई स्टेज होती है, थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज में पता लगता है, जिसमें इलाज भी मुश्किल होता है। क्या अगर कैंसर हमें अर्ली स्टेज में पता लग जाए तो उसका इलाज सस्ता होता है? क्या उसके इलाज की एक फिक्स ड्यूरेशन होती है, उसके बाद उस इलाज से इंसान ठीक हो सकता है, क्यूरेबल है ये या पूरी तरह नहीं है? क्या इसकी दवाएं हमेशा खानी पड़ती हैं? ये सारे तमाम सवाल हैं लोगों के मन में, जिनके जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ जुड़े हैं शायद। जी बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। सर आज वर्ल्ड कैंसर डे है, तो आज के दिन आपसे बात करने से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कैंसर सिर्फ ऐसा नहीं कि बीमारी बीमारी तो किसी भी घर में आती है तो बहुत परेशान करती है, लेकिन उससे जुड़े खर्चे, क्योंकि ये लंबे समय तक चलती है बीमारी, लंबा खर्चा होता है। कई बार तो परिवारों में देखा इतनी परेशानी हो जाती है इसके खर्चे को लेकर। तो कैंसर के पेशेंट, सबसे बड़ पहले तो यही कि कैंसर के जो पेशेंट होते हैं वो क्या करें, वो किस तरह से ऐसे इलाज की तरफ जाएं जिससे उनका खर्चा कम से कम थोड़ा कंट्रोल हो पाए। जी अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि बिजनेस वर्ल्ड जैसे चैनल जिनको बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमी से मतलब हो, इन्होंने इस मुद्दे को विश्व कैंसर दिवस पे उठाया है और इससे जुड़ी जो इकोनॉमिक्स है उसको समझाने की जनता के लिए कोशिश की है। बहुत ही उम्दा एक पहल मैं कह सकता हूँ। दूसरी, जो आपने सारांश बताया है, कैंसर का निचोड़ बताया है, बिल्कुल सोशल कनेक्ट का बताया है। इसको मैं कहता हूं क्लासिकल मेडिकल जर्नलिज्म। मतलब आपने जर्नलिज्म के ओहदे को बहुत ऊपर कर दिया कि मेडिकल की चीजों को इतना साधारण भाषा में अपने सारांश में उतार दिया कि ये समस्याएं हैं और समाधान हम ढूंढते हैं। अब आज विश्व कैंसर दिवस है, तो सबसे पहली बात यह है कि सांकेतिक नहीं होना चाहिए कि एक दिन हम विश्व कैंसर दिवस मना लें, क्योंकि जागरूक करने के लिए होता है। ये जागरूकता अक्रॉस द ईयर चले, पूरे साल चले, और अगले विश्व कैंसर दिवस में हम ये देखें कि हमारी उपलब्धि क्या रही, कितने व्यक्ति जागरूक हुए, रोकथाम में हमने क्या किया, अर्ली स्क्रीनिंग क्या की, इलाज में क्या क्या सुधार किया और इलाज को कैसे अफोर्डेबल बनाया। तो अगले साल इसको री एनालाइज करें, री इंट्रोस्पेक्ट करें और फिर उसके अगले साल की तैयारी हो। अब आज ये कि जो भारत में आपने आंकड़ा बता ही दिया कि हर साल केसेज बढ़ रहे हैं, और अभी हाल में ही अमेरिका के एक कैंसर स्पेशलिस्ट ने एक पेपर पब्लिश किया और बाद में मीडिया में आया। उन्होंने कहा जो बात मैं पिछले 18-20 साल से अपने पब्लिक प्रेजेंटेशन में कह रहा हूं, अभी उन्होंने कहा तो पूरे मीडिया में बवाल हुआ
कि इंडिया में कैंसर महामारी होने जा रही है। और मेरा स्टेटमेंट पिछले 18-20 साल से क्या है कि अगर हमने सही समय पे काम नहीं किया तो बाय 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी द ग्लोबल कैपिटल ऑफ कैंसर, मतलब विश्व की कैंसर राजधानी भारत हो जाएगी। अब इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं, लेकिन नीति निर्धारक को ये बात समझ में नहीं आ रही, इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना इसका ग्रेव सिचुएशन है। अब ये समस्या क्यों हो रही है? कैंसर का कारण लाइफस्टाइल से रिलेटेड, तंबाकू से रिलेटेड, अल्कोहल से रिलेटेड कई लोग जानते हैं, लेकिन फूड एडल्ट्रेशन, जहरीली सब्जियां जैसे यमुना खादर में उगाई गई, वो भी मेरा एक रिसर्च था, आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मरकरी, हेवी मेटल्स थे जो कैंसर के कारक थे। फूड में प्रोसेसिंग, सब्जियों को अलग अलग तरीके के केमिकल से रंगना या एसिड से धोना, या फलों पे बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करना, सब्जियों में अलग अलग इंजेक्शन लगाना, दूध उत्पाद में हार्मोन का इंजेक्शन लगाना जिससे महिलाओं में स्तन कैंसर बढ़ा। इस तरह से करते हुए आप आ जाइए प्लास्टिक का बेतरतीब इस्तेमाल, फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड का बेतरतीब इस्तेमाल, जिसके कारण आप देखिए पंजाब का एक बेल्ट कैंसर बेल्ट हो गया है, और वहां से ट्रेन इलाज के लिए मरीज जाते हैं बीकानेर, इसलिए उसको नाम है बीकानेर एक्सप्रेस, लेकिन उसको लोग कैंसर एक्सप्रेस बुलाते हैं। आप इमेजिन कीजिए उसमें कितने कैंसर के रोगी जाते हो। तो ये एक्चुअल आंकड़ा है जिसको लोग समझने को तैयार नहीं है। अब इस पे जरूरत क्या है? 3 स्टेज में जरूरत है जब हम इस पे काबू पा सकेंगे। पहला, प्रिवेंशन, जिसको हम कहते हैं रोकथाम, और रोकथाम संभव है। हमारा साइंस, हमारा विज्ञान कहता है कि अगर हम रोकथाम पे सही से काम करें तो 100 में से 72 कैंसर हम रोक सकते हैं। अब कितनी बड़ी बात है। तो क्या 72 कैंसर हम खरीद रहे हैं? तो ये सच है, कैंसर बाजार में बिकता है और भारत के लोग मजबूर हैं उसको खरीदने के लिए, मजबूर हैं, मतलब बाई चॉइस नहीं खरीद रहे हैं। दूसरा, स्क्रीनिंग। अगर किसी के शरीर में कैंसर डेवलप हो रहा है तो ऐसे सही समय पे सही जांच कर दी जाए कि बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाए। अर्ली स्टेज में पकड़ में आते या तो प्री कैंसर या अर्ली कैंसर पकड़ में आएगा, इलाज भी संभव है, मरीज क्योर भी होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस पर खर्चे बहुत कम आएंगे, क्योंकि कैंसर का स्टेज जैसा एडवांस होता है खर्चे बढ़ते जाते हैं। और तीसरा, इलाज। इलाज की सुविधा जो है उसको कैंसर हो गया है भारत में, सुविधाओं को ही कैंसर हो गया है। सेंट्रलाइज है, आप सिर्फ टर्शियरी केयर सेंटर में उसका इलाज कर रहे हैं। इसको जरूरत है विकेंद्रीकरण करना, डिसेंट्रलाइज कीजिए, हर स्टेज पे कैंसर के इलाज को पहुंचाइए। मतलब टर्शियरी स्टेज पे सिर्फ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी हो, एडवांस कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी हो, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो, और बाकी इलाज आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल, छोटे लेवल पे हो सकता है। इसमें जरूरत है एब्सोल्यूट, और जो कैंसर के इलाज जो डॉक्टर करता है उसको कहते हैं रेडिकल सर्जन, जैसे हम लोग कैंसर सर्जन है, मतलब रेडिकल अप्रोच की जरूरत है। अगर कैंसर को आपको उन्मूलन करना है तो रेडिकल अप्रोच आपके नीति निर्धारण में करना होगा, और किस तरह से कैंसर के इलाज को पूरे भारत में मुहैया कराएं और किस लेवल पे कितना इलाज हो, और उसके बाद पेशेंट को अगले स्टेप पे रेफर कर दिया जाए। एक, अब समझ लीजिए कि जहां तक बात है खर्चे की, बिजनेस वर्ल्ड एक इकोनॉमिक फोरम, बढ़िया फोरम है। प्राइवेट में खर्च हो रहा है ये सब जानते हैं, सरकारी अस्पताल में भी तो खर्च होता है, लेकिन वो बेस लाइन है। हम ये मानते हैं कि कैंसर के इलाज मुहैया कराने की जो मशीनें लगती हैं, अस्पताल बनाना पड़ता है, डॉक्टर की तनख्वाह आती है, दवाइयां खरीदी जाती है, तो एक बेस लेवल का खर्चा है। तो सरकारी में भी खर्चा हो रहा, उसका पैसा सरकार हमारे राजस्व से निकाल के देती है, तो उसको हम एक बेस लाइन बना दें। अब इस पे जब प्राइवेट हॉस्पिटल टॉप अप अपने प्रॉफिट, और प्रॉफिट ऐसा वैसा नहीं, मुनाफाखोरी वाला प्रॉफिट जब करता है तो कैंसर का इलाज महंगा हो जाता है। तो क्या जरूरत है कि पूरे कंट्री के कैंसर के इलाज को सेंट्रलाइज करिए, सेंट्रलाइज कंट्रोल, प्राइवेट में हो रेट तय हो, गवर्नमेंट में हो रेट तय हो, इंश्योरेंस एबिलिटी सबकी हो जाए, सिर्फ आयुष्मान भारत से काम नहीं चलेगा। मिडिल क्लास जो टैक्स पेयर है, डायरेक्ट टैक्स पेयर है, उसका भी फायदा हो, रिच का भी फायदा हो, इनकम टैक्स स्लैब से उसको जोड़ दिया जाए, सबको उपलब्धता कराया जाए। जब भी आप ये करने लगेंगे तो लोग जागरूक होंगे। और अभी क्या जरूरत है कि क्योंकि मैक्सिमम कैंसर हमारी लापरवाही, मतलब नीति निर्धारक की लापरवाही से हो रहा है, जिसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक्स, स्क्रीनिंग की सुविधा नहीं होना, कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ इंडिया बना हुआ है लेकिन स्क्रीनिंग नहीं होना, प्रिवेंशन पे काम नहीं होना। तो अगले 10 साल सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट गवर्नमेंट से मिले, क्योंकि हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट, मिले और मिलके एक प्लान तैयार करे कि अब जिसको भी कैंसर होगा उसका इलाज सरकार कराएगी अगले 10 साल।
और इस 10 साल में आप ब्रेक लगाना चालू कीजिए प्रिवेंशन पे, रोकथाम पे और स्क्रीनिंग पे। 10 साल बाद जाके कैंसर केसेस कम होंगे और आपका देश बच जाएगा। डॉक्टर साहब, ये आपने एक जिक्र किया, इंश्योरेंस का जिक्र किया, अभी भी जो हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं उसमें कैंसर इंक्लूडेड नहीं होता है। कैंसर के लिए हमको अलग से प्लान लेना पड़ता है। इस दिशा में तक तो हम सोच नहीं पाए हैं। हमें लगता है कि अगर जो इंश्योरेंस हम ले रहे तो उसके लिए अलग से पॉलिसी कैंसर की क्यों लेनी पड़े, क्यों इंक्लूडेड नहीं होता? जी, ये बिल्कुल इनकी मनमानी है। बहुत साल पहले की बात है, फिक्की में जो अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसमें एक 3 महीने का डिबेट चला। मैं भी उसमें इन्वॉल्व था। कैंसर के लिए अलग अलग ब्रांच के डॉक्टर अलग इन्वॉल्व थे कि ये समस्या क्यों होती है कि इंश्योरेंस कंपनी के लोग इंश्योरेंस देते हैं, प्रीमियम लेते हैं, जब जरूरत होती है पब्लिक को तो रिफ्यूज करते हैं। उदाहरण के तौर पर कैंसर का जैसे आपने बताया, इंश्योरेंस के लिए अलग प्रीमियम दो। प्रीमियम दे भी दिया तो अगर उसकी हिस्ट्री में है कि उसने तंबाकू खाया है, कभी भी तंबाकू खाया है, खाता था, उसके कारण कैंसर हुआ, तो रिफ्यूज करते हैं। तो आप इंश्योरेंस देने समय क्यों नहीं पूछते हैं कि तंबाकू अगर खाते हैं तो हम इंश्योरेंस नहीं देंगे? ये मनमानी है। इसमें सरकार को ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा और इंश्योरेंस पॉलिसी एक स्ट्रीमलाइन, वन इंश्योरेंस वन कंट्री वन इंश्योरेंस पॉलिसी, खास करके कैंसर, हार्ट डिजीज ऐसी बीमारियों के लिए। कैंसर तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैंसर को मैं मानता हूं कि अगर बेचारा किसी को अनफॉर्चुनेट हो जाता है और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना पड़ जाता है क्योंकि गवर्नमेंट में नंबर मिलता नहीं है, वेटिंग है, बिल्कुल। सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वो गरीब हो जाता है। मतलब हम उसको बिलो पॉवर्टी लाइन धकेल देते हैं। ये बिल्कुल कैपिटलिस्ट थ्योरी है। ये सोशलिस्ट थ्योरी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये थ्योरी उचित नहीं है। हमें इस पर बहुत स्ट्रांगली काम करना पड़ेगा और इंश्योरेंस कंपनी को, सरकार को ही लगाम लगाना पड़ेगा कि लुक्रेटिव प्रीमियम लेके आप ये बकवास ना करें, यूनिफॉर्म पॉलिसी दें। और जिस जिस कारण कैंसर होता है, अब एयर पोल्यूशन कारण कैंसर होता है, कल आप ये कह सकते हैं कि एयर पोल्यूशन कारण हुआ, मैं नहीं दूंगा इंश्योरेंस, जैसे तंबाकू के लिए कहते हैं, जैसे अन्य चीजों के लिए। तो इसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। तंबाकू का जिक्र किया डॉक्टर अंशुमान आपने। तंबाकू कहा जाता है कि एग्रीकल्चर से लेकर भी इसका कारण जोड़ा जाता है, दलहन की फसलों के साथ इसका कारण जोड़ा जाता है कि किसानों को फायदा होता है। ये क्या मिथ है? इसमें कुछ सच है क्या? वाकई किसानों को इकोनॉमिक इसमें फायदा होता है तंबाकू की फसल और दलहन की फसल करने पे ऑल्टरनेट? क्या ये कुछ है या ये सिर्फ मिथ है? देखिए, बिल्कुल ये व्यापार है, बाजारवाद है। जो तंबाकू की खेती के लिए आपने देखा होगा, कुछ समय पहले ऑटो के पीछे पोस्टर लगाया गया था जिसमें किसान हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है कि मेरी जीविका का साधन है तंबाकू, इसे बैन ना करें। हम्म। आप जरा इसके तह में चलिए। आपने बिल्कुल सही उठाया, दलहन और तंबाकू। क्या कहानी है कि जिस खेत में, जिस मिट्टी के क्वालिटी में तंबाकू का उत्पाद होता है, उसमें दलहन की खेती बहुत अच्छी हो सकती है। एडिशनल क्या होगा? दलहन आपका बिकेगा। इंडिया में दलहन इंपोर्ट करना पड़ता है, हमारा शॉर्टेज होता है, तो दलहन की खेती बढ़ेगी आपकी। दूसरा, दलहन की खेती जहां आप करेंगे उस मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है क्योंकि दलहन की जड़ में राइजोजाइम्स होता है जो नाइट्रोजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, वहां नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाता है। तो आपको ऊपर से नाइट्रोजन, यूरिया का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा उस खेत में। तंबाकू आपने बैन बंद किया। अब दूसरी बात आई है कि किसान ने तंबाकू उत्पाद कर दिया, उस तंबाकू की बिक्री वो मंडी में जो जिस रेट से करता है उसको ना के बराबर मिलता है। तो कहेंगे कि फिर ऐसा चल क्यों रहा है? टोबैको लॉबी है। वो टोबैको लॉबी जो भी गवर्नमेंट में लोग आते हैं उनके साथ साठगांठ करता है कि उसको अपना बिजनेस चलाना है। और वो तमाशा करता है, जिसका पहला तमाशा का नमूना है ई सिगरेट पे बैन करो, लेकिन नॉर्मल सिगरेट चले, बीड़ी चले, तंबाकू चले। तो भैया, जब ई सिगरेट खतरनाक है तो बीड़ी, तंबाकू और सिगरेट तो ज्यादा खतरनाक है। लेकिन उसमें क्योंकि लॉबी इन्वॉल्व है और उनसे पंगा लेना सरकार में चुने नुमाइंदे जो पॉलिटिशियन उनके बस का भी नहीं है, लेकिन जाने जा रही है। अब इसके इकोनॉमिक्स को समझिए। किसान का मुनाफा वो दलहन से हम पूरा कर देंगे। मैं तो कई बार चैलेंज कर चुका हूं सरकार को कि जितने तंबाकू का उत्पाद हो रहा है उन किसानों का जिम्मा मुझे दीजिए। इस साल कितनी इनकम हुई तंबाकू से, अगले 2 साल में उनकी इनकम अगर 20 से 30% मैंने नहीं बढ़ा दी तो आप कह दीजिएगा डॉक्टर साहब ऐसे बोलते रहते हैं। पहला हो गया खत्म। दूसरा, टोबैको लॉबी, उनको कहिए कि बाहर कहीं काम करें हिंदुस्तान में, क्योंकि इससे मर रहे हैं लोग। अब सरकार का रेवेन्यू, इस पे जो टैक्स है, टैक्स से सरकार को रेवेन्यू आता है, टोबैको इकोनॉमिक्स समझने की जरूरत है। जितना रेवेन्यू सरकार को मिलता है पूरे कंट्री से टोबैको के नाते, उससे कई गुना ज्यादा खर्चा हिंदुस्तानियों का राजस्व, मतलब सरकारी राजस्व, आउट ऑफ पॉकेट, मतलब इंसान अपने खर्च करता है, तंबाकू से होने वाली बीमारियों, खासकर कैंसर को। जैसे
32 से 37% कैंसर सीधा सीधा तंबाकू से संबंधित है। उसके बाद हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, जिसको अस्थमा, सीओपीडी के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन वो कई कॉम्प्लेक्स बीमारी है। तो अगर इतनी बीमारियां हो रही है, उस पर खर्चा ज्यादा आ रहा है, तो ये रेवेन्यू किस लिए आप गेन कर रहे हैं? एडिशनल, जिसकी जान चली गई, लाइफ, लॉस ऑफ लाइफ, और वो अर्न करता, अगर जीवित रहता तो जीविका के लिए कमाई करता देश के लिए, और वो भी चला गया, तो नुकसान है। अब इसको बड़े शांत मन से, बिना किसी प्रीफिक्स नोशन के, मेरी बात को अगर समझें नीति निर्धारक, टोबैको लॉबी वाले, किसान को समझाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल समझाओ, बेचारा वो दबा कुचला किसान है, मेरी हर समय बात होती है, वो समझ चुका है। तो इस पे काबू पाया जा सकता है, इस पे काबू पाया जा सकता है, लेकिन साफ सी बात है कि व्यापार के जरिए लोगों को कैंसर बांटा जा रहा है और इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा, कोई बात नहीं कर रहा। आपने कहा कि आगे आने वाले 10 सालों में कैपिटल ऑफ कैंसर हो जाएगा भारत। तो क्या आपको अभी तक इस दिशा में ठोस रूप से कोई नीतियां बनती हुई दिख रही हैं? जो बजट आया या उसके पहले जो स्वास्थ्य को लेकर जो बातें की जाती, क्योंकि कोविड के बाद हम हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा डिस्कस करने लगे हैं और उम्मीद भी करते हैं सरकारों से कि सरकार इसको लेकर नीति बनाएगी और गंभीरता से सोचेगी। जी। देखिए, इस पे जितना पुख्ता कदम उठना चाहिए उतना नहीं उठा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से आपने देखा कोविड की रफ्तार, मतलब आपने फ्लाइट रोकी, 4 पैसेंजर भी इंडिया आ गए, स्ट्रेन फैल गया। कोविड की रफ्तार काफी तेज थी, जिसको मैं कंपेयर करता था 5G ला रहे हैं उससे ज्यादा तेज कोविड की रफ्तार है। सेम नीति निर्धारण करने की जो रफ्तार है वो काफी स्लो है, काफी धीमी है, और कैंसर फैलने की रफ्तार काफी तेज है। तो आपको अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। 3 चरण जो मैंने बताए, काम क्यों मैं कहता हूं काम नहीं हुआ? रोकथाम में बहुत कुछ खर्चा नहीं है कैंसर प्रिवेंशन में। आपको एयर पॉल्यूशन ठीक करना है, वाटर पॉल्यूशन ठीक करना है, एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का, जहां हम खाने की चीज उत्पादित करते हैं, उन जगहों की मिट्टी की टेस्टिंग करनी है। जो खाना मार्केट में आ रहा है, सेंट्रल लैब हो, प्रोक्योरमेंट हो, और उसकी सैंपलिंग कर दे कि इसमें हैवी मेटल्स नहीं है, इंसेक्टिसाइड नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है। स्लोली हम जैविक खेती की तरफ मूव कर जाएं। इसका पीरियड मैंने बताया है 5 साल। 3 साल में आपका प्रोड्यूस सेम हो जाएगा, अगले 2 साल में, मतलब 5 साल होते होते प्रोड्यूस आपका बढ़ जाएगा, जैविक कैंसर कम हो जाएगा। दूसरा, तंबाकू बैन करने की बात हो गई। स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है, बजट में ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। हेल्थ के लिए बजट दे दिया गया, जो इनएडिक्वेट बजट है, जो होना चाहिए एक फॉर्मूला के हिसाब से, मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूं, फॉर्मूला से जो होना चाहिए वो आना चाहिए 5 से 6% जीडीपी का हेल्थ बजट होना चाहिए, वो नहीं मिला। उसमें क्या आप कैंसर पे खर्च करेंगे, क्या किस पे खर्च करेंगे? अब ये जब बात आगे बढ़ी तो स्क्रीनिंग आपका नहीं हो रहा है। महिलाओं में पैप स्मीयर सर्वाइकल कैंसर के लिए, मैमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर के लिए, पुरुषों में तंबाकू खाने वाले को ओरल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर और कोलन कैंसर, और उत्तरी भारत में खासकर महिलाओं के लिए गॉल ब्लैडर कैंसर, पित्त की थैली का कैंसर, गंगा और यमुना का जो बेल्ट है इसमें बहुत ज्यादा कॉमन है। तो 7 कैंसर की आपकी स्क्रीनिंग करनी है। कौन सा महंगा काम है? कैंसर क्लास से बहुत सस्ता काम है। और उसके बाद विकेंद्रीकरण कर दीजिए इलाज का। अगर ये ठोस सबूत बनाना चाहें, मैं कह रहा हूं 1 साल में पब्लिक भी महसूस करेगी, सरकार भी महसूस करेगी, अगर इस नीति पे काम करें, कि सिचुएशन बदलती दिखने लगी और बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। और जब सरकार के लेवल पे बड़ा काम होता है तो पब्लिक जागरूक होती है, पब्लिक उसके लिए ठोस कदम उठाती है कि मुझे भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है, मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, फास्ट फूड नहीं खाऊंगा, लाइफस्टाइल को ठीक करूंगा, समय पे सो जाऊंगा, जगूंगा, सारी सुविधाओं का ध्यान पब्लिक देने लगती है। तो इसकी जरूरत है, एक मुहिम की, एक कैंपेन की जरूरत है। और शायद इसमें कमी नजर आ रही है, और पता नहीं, हम शायद जिस खतरे से आप आगाह कर रहे हैं उस खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन एहसास नहीं है, ना सरकार को है ना लोगों को है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमान आपका आज के दिन धन्यवाद। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने का। इसके इलाज में क्या होता है, क्या चीजें, इसके अलावा किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये भी आपने बहुत बखूबी से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।